हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कैपेसिटर और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि दो कंडक्टर से बना होगा, जिसमें कि मिनिमम कितने कंडक्टर्स होंगे? दो। और दोनों कंडक्टर्स में जो सेपरेशन होगी, सेपरेशन मीन जो मीडियम होगा उन दोनों के बीच में, वहां क्या होगा? सम इंसुलेटिंग मीडियम, या फिर हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक। ओके, इन बेसिक फॉर्म a capacitor is made up of two metal plates separated by a dielectric or insulator. डायलैक्ट्रिक में बी एनी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो डायलैक्ट्रिक है ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, लाइक एयर हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक, सिरेमिक और सम काइंड ऑफ लिक्विड जेल यूजिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। ओके, let us consider we have two conductors, conductor 1 and conductor 2 separated by some distance, और उसके अंदर क्या है? कोई insulating medium। सपोज करते हैं इस पे चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2। ओके, लेट अस से पोटेंशियल ऑन कंडक्टर 1 इज V1 एंड पोटेंशियल ऑन कंडक्टर 2 इज V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होगा? V2 माइनस V1 इक्वल टू V। अब देखिए, सपोज कर लेते हैं कि चार्ज प्लस Q डेवलप हो रहा है इधर और माइनस Q इधर, मीन्स Q1 कितना है? Q है, और Q2 कितना है? माइनस Q। मान लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और जनरली होता भी ऐसे है। मान लेते हैं Q इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अगर प्लस Q यहाँ डेवलप हो रहा है, माइनस Q। अब देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ है, अगर आप टोटल चार्ज देखें इस पूरे सिस्टम का तो क्या है? जीरो, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि चार्ज Q इज कॉल्ड एज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ऑल्दो हमें पता है कि टोटल चार्ज कितना है? जीरो, लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम, इस कंडक्टर के ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? Q है। ओके, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइज इन द रीजन बिटवीन द टू कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द Q। देखिए कैसे? देखिए, ये हमारे पास दो है ना, देखिए ये दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सपोज करिए ये पैरेलल है, और ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है और नेगेटिव चार्ज इस पर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही होगा ना? ठीक है, तो इट मीन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अंदर, मीन्स उतने ही चार्जेस है। अगर चार्ज को हम डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मान लेते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करती है हर एक पेयर ऑफ चार्ज को, तो इट मीन्स अगर चार्ज हम ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा हो जाएंगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और हमें ये भी पता है कि V इक्वल टू ई डी होता है। हमने किया था ना, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमें पता है E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। अगर दोनों में डिस्टेंस D है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो E क्या बनेगा? V अपॉन D। ठीक है, तो V कितना बनेगा? E इंटू डी। ओके, तो अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो मीन्स V, यहां से ये पता चलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। ठीक है, इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। और कन्वर्सली हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये जो है कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड C, and which is called capacitance of the capacitor या capacity of the capacitor. It is called electrical capacitance. It is called electrical capacitance. ठीक है, अब देखिए,
The conductive metal plates of capacitor can be either square, circular, rectangular, cylindrical, spherical shape. Means देखिए ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं दो, ठीक है, ये जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे हमने कोई इरेगुलर शेप का लिया था, ठीक है। ये कहता है कि ये जो कंडक्टर्स हैं हमारे सिस्टम के, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये सर्कल भी हो सकते हैं, ऐसे। ये रेक्टेंगुलर मीन्स ऐसे भी हो सकती हैं ये प्लेट्स, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप separated by a non-conducting medium, means some insulating medium, such that it can store electric charge, ठीक है। मान लीजिए हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं और दोनों को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट साइड प्लेट पे और माइनस क्यू चार्ज राइट साइड प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, चार्ज जो है वो कंडक्टर्स पे सेम रहेगा। समझ रहे हैं आपके, जैसे हमने बैटरी लगाई तो प्लस क्यू चार्ज आ गया प्लेट ए पे, सपोज करिए प्लेट ए, और माइनस क्यू चार्ज आ गया प्लेट बी पर। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से, चार्ज जितना इस पे डेवलप हुआ होगा वो सेम रहेगा। इट मीन्स कि कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, देखिए, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है कैपेसिटेंस, इट ये एबिलिटी है एक कंडक्टर की, एक एबिलिटी है, मेजर ऑफ एबिलिटी। हम एबिलिटी को मापते हैं, किस एबिलिटी को, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ही बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। और हमने अभी देखा है कि Q is directly proportional to V, means more charge is given to the conductor, it has some electric potential. So more is charge on the conductor, higher will be the potential of the conductor. Q is directly proportional to V. अभी किया ना हमने कि जब देखिए ना, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी अंदर, ठीक है। अगर एक लाइन को हम मान लेते हैं एक पेयर ऑफ चार्ज की वजह से है, तो इट मीन्स अगर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और V इज इक्वल टू DED हमने देखा, इट मीन्स V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और कन्वर्सली हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, ये हमेशा अपने याद रखना है, ये जो कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना वोल्टेज पे, it only depends upon the geometrical configuration, size, shape and separation of the system of the two conductor, कि उनका कैसा साइज है, बड़ा है, छोटा है, शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सिलेंडर है, या फिर उनमें मीडियम कौन सा है, एयर है, माइका है, कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम। अब देखिए सिंबल देखिए कैपेसिटर का, अगर फिक्स्ड कैपेसिटेंस है उसकी तो ऐसा दो पैरेलल लाइंस, और ऐसे अगर उसकी वेरिएबल कैपेसिटेंस है, मींस कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तब सिंबल होगा ऐसा। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है C इक्वल टू Q ओवर V। अगर हम V को 1 ले लें, 1 यूनिट ले लें, तो C क्या बन जाता है, Q, दैट इज कैपेसिटेंस इक्वल हो रही है चार्ज के, मींस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज required to raise its potential through 1 unit, required to raise its potential through 1 unit, and capacitance is a scalar quantity, okay। अब देखिए ऐसा यूनिट देख लेते हैं हम कैपेसिटेंस के, सिंस C कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाय V। अब Q को मापते हैं हम SI में, कूलम्स में, और पोटेंशियल को हम मापते हैं वोल्ट, ठीक है। तो क्या यूनिट बन गया, 1 फैरेड इक्वल टू 1 coulomb volt inverse. Farad is the SI unit of the capacitance, okay।
इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, लिखते स्मॉल से है, माइकल फैराडे के नाम पे पढ़े हैं ये यूनिट्स, लिखते हम स्मॉल एफ से अगर पूरे लिखने हो आपको, और अगर हमने सिंबलाइज करना हो तो कैपिटल एफ से। अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि कूलम इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द चार्ज, इट मीन्स 1 फैरड, फैरड इज ऑल्सो वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। और देखिए कैपेसिटेंस ऑफ a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is used to raise the potential through 1 volt। अगर देखिए बाकी यूनिट्स देखिए, ये ऐसा ही तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड, नैनो फैरड 10⁻⁻9 फैरड, पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड, और पिको फैरड को हम ये भी लिखते हैं माइक्रो फैरड, बिकॉज पिको फैरड 10⁻12, माइक्रो देखिए 10⁻6, एक और बार 10⁻6, तो 10⁻12 फैरड। अब देखिए C अगर Q ओवर V है तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। मैंने आपको पहले कहा है डायमेंशन फॉर्मूला को आपने कभी भी क्रैम नहीं करना है, आपने फॉर्मूला याद रखना है और वहां से डायमेंशन फॉर्मूला को डिराइव कर लेना है। अब देखिए C इक्वल टू Q ओवर V है, और पोटेंशियल हमें पता है इट इज वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक है। तो Q ओवर W ओवर Q which is Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय W। अब Q का डायमेंशन फॉर्मूला AT स्क्वायर में जाएगा, वर्क डन का ml2t-2, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी m-1 l-2 t4a2। ओके, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए ना आप, तो समझ लीजिए कि आपको पूरा चैप्टर फर्दर समझ आ जाएगा, ठीक है। आज तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम कैपेसिटर्स को कवर करेंगे, पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ओके, अब देखिए हमने सपोज करिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ऐसे मतलब दो मेटेलिक प्लेट्स पैरेलल हैं और दोनों के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, समझ गए आप। अब हमें पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस साइड नेगेटिव, ठीक है। लेट अस से डिस्टेंस, ये थिकनेस जो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, या ये जो डाइलेक्टर की थिकनेस है ये कितनी है, d, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, वी नो दैट Q इक्वल टू CV एंड C इक्वल टू Q ओवर V। अब देखिए अगर C की वैल्यू लार्ज होगी तो V की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल। समझ रहे हैं ना आप, इनवर्स रिलेशन जा रहा है ना, देखिए, ठीक है। इट इज क्लियर दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ C the V will be small for a given value of Q। It means capacitor with large capacitance can hold large amount of charge, डायरेक्ट रिलेशन है देखिए, है ना, at relatively small value of V, क्योंकि V के साथ इनवर्स में रिलेशन जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली जो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि C अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इट मीन्स ये बहुत चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन एट लो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए सपोज करिए पोटेंशियल ज्यादा है, मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अब हमें पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल इक्वल टू ED, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आपको पता है जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर्स। A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerate the charges so produced to oppositely charged plates, thereby neutralizing the charge on the capacitor plates. In other words, charge of the capacitor leaks away due to the reduction in the insulating power of the intervening medium. डिफिकल्ट लग रहा है, चलिए और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। कि देखिए हमें पता है, अभी हमने देखा कि दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन अंदर था क्या, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होने का मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है और नेगेटिव चार्ज जो है वो स्ट्रेच हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ये, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक का और पॉजिटिव चार्ज इस साइड, मींस ऐसे स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऐसे, ओके। अब इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक ईच एटम गेट स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और इंक्रीज करेंगे, एटम ज्यादा स्ट्रेच होंगे, माइनस इधर प्लस इधर, ज्यादा स्ट्रेच होंगे, उनमें स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन मतलब अगर ज्यादा ही खींच देंगे आप किसी रबर बैंड को, तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। तो वैसे ही होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेन टॉलरेट नहीं होगी एटम से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटिंग क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, पता है ना आपको, इंसुलेटिंग, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो बाउंड नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया, वो बाउंड नहीं रहा, ठीक है। और जो एटम को छोड़ा वो एटम क्या बन गया, पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिकॉज अब डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से क्या बन गया है, कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छूट गया वहां से, ठीक है, पॉजिटिव एटम बन गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गए, तो इंसुलेटर क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की साइड, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, करेगा ना न्यूट्रलाइज, तो मींस इसका जो है वो चार्ज कम हो रहा है, मीन चार्ज लीक हो रहा है, इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज, एंड दिस, एंड इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और यहाँ पे हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर एंड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रिजल्ट्स इन स्पार्क एंड डैमेज टू द कैपेसिटर। समझ आया आपको, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या देखा हमने कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, ठीक है, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, इस पे था नेगेटिव चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, लेकिन अंदर क्या था, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक, है ना, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, इंसुलेटर में होता क्या है, बाउंड होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। यही फर्क है ना, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, एंड डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, दे आर नॉट फ्री टू मूव, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो गए, एटम्स जो है वो पोलराइज हो गए, मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रेच हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दिस साइड जो है वो स्ट्रेच हो गया। हम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे, ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी, हम और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा एटम स्ट्रेचिंग को, और इलेक्ट्रॉन जो है एटम का वो डिटैच हो जाएगा, किसका एटम, डाइलेक्ट्रिक। अब डिटैच हो गया तो क्या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर रहा, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो क्या बन गया, कंडक्टर। अब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की साइड, पॉजिटिव, और इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स, इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मीन्स ब्रेकडाउन मीन्स डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का क्या बन गया, वो कंडक्टर। और यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे न्यूट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा जो कंडक्टर है या कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं लीकेज, लीकेज शुरू हो जाएगी यहाँ पे चार्ज की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that can be applied to a dielectric without its electric breakdown। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स हमने कंट्रोल किसको करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमने वो मैक्सिमम वैल्यू देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पे डाइलेक्ट्रिक उसको टॉलरेट कर सके,
उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम को ना छोड़े, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. It is denoted by E break, which is equal to V break divided by D, where V break is the maximum voltage a dielectric can tolerate without electrical breakdown, and D is the thickness of the dielectric. अब देखिए यूनिट्स क्या बनेंगे, वोल्ट पर मीटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट है वही बनेंगे. ठीक है. फॉर एयर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 3 into 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स. ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वोल्ट मीटर इनवर्स. तो देखिए बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया है समझ तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से आपको एक बार वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. ठीक है. अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. सपोज करिए हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है. ठीक है. उसका कैपेसिटेंस निकाला. हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, 1/4πε0 Q/R. कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे छोटा चार्ज है तो छोटा ले लेते हैं, स्मॉल क्यू. हमें पता है एक चार्ज है और एट डिस्टेंस r पे पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q/R. अब हमें पता है C क्या होता है, Q/V. तो यहाँ पे Q के साथ हो जाएगा तो Q से Q कट जाएगा, तो वैल्यू विल बी 4πε0R. ठीक है. C कितना हो जाएगा, 4πε0R. ठीक है. तो इट मीन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. मीन्स अगर रेडियस ज्यादा है स्फीयर का, कंडक्टर का साइज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है. बहुत डायरेक्ट रिलेशन निकला है ना, कि रेडियस ज्यादा है स्फीयर का मीन्स साइज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है. अगर साइज कम है तो कैपेसिटेंस कम है. देखिए अब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ देखते हैं. हमें पता है अर्थ को हम एक स्फीयर सपोज कर लेते हैं. लेट अस से उसका रेडियस है 400 किलोमीटर और यही रेडियस होता है. इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 6.4 into 10⁻6 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ. तो कैपेसिटेंस 4πε0R. 4 into 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10⁻⁻12 और R 6.4 into 10⁻6. या तो ऐसे लिख लीजिए, या 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10⁻9. तो 4πε0 की क्या होगी, 9 into 10⁻9 equal to 4πε0. तो हमने ऐसे भी लिख दिया है. ठीक है. एंड द वैल्यू इज 711 माइक्रोफैरड. 711 माइक्रोफैरड. ठीक है. किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की. ठीक है. अब देखिए मैंने पहले कहा कि कूलम जो है, देखिए ना, फैरड क्या था, 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट इनवर्स. कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट. और एक और बात देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या थे. देखिए अभी तक जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था वहां पे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर. अब देखिए यहाँ से क्या आते हैं यूनिट, हमें पता है सफेद के लिए 4πε0R. तो यहाँ पे देखिए क्या यूनिट्स बढ़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के, C/4πR. ठीक है. C के लिए फैरड और इसके लिए मीटर. तो 1 फैरड मीटर इनवर्स. तो देखिए 1 फैरड मीटर इनवर्स और कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स पर आर द सेम यूनिट्स, बोथ आर द यूनिट्स SI यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. कैन ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरड. कहता है एक सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड हो सकती है. चलिए देख लेते हैं. हमें पता है स्फीयर के केस में कैपेसिटेंस होती है 4πε0R. ठीक है. तो R निकाल लेते हैं. कैपेसिटेंस दिया है 4πε0 और वैल्यू आई हमारे पास 1/4πε0 की 9 into 10⁻9. C 1 फैरड. तो हमारे पास जो वैल्यू आई है SI यूनिट्स में 9 into 10⁻9 मीटर. अब देखिए हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ इतना होता है, तो अगर हम R को R से डिवाइड करेंगे तो 1400 आएगा. तो मीन्स स्मॉल r इज 1400 टाइम्स कैपिटल R. ठीक है. अब R की ये वैल्यू जो आई है, इसको जब हमने कंपेयर किया अर्थ के साथ, तो कैपेसिटर का देखिए कंडक्टर का क्या साइज निकला, 1400 गुना ज्यादा रेडियस ऑफ अर्थ से. मतलब 1 फैरड कैपेसिटेंस के लिए आपको इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर बनाना पड़ेगा. क्या पॉसिबल है? आप सोच सकते हैं, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कंडक्टर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते.
इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 1 फैरेड है इट इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस क्वेश्चन से ये भी प्रूव हो गया कि ऐसा कंडक्टर नहीं हो सकता है जिसका इतना बड़ा साइज है, ठीक है। और नंबर 2, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैरेड, ये बहुत बड़ा यूनिट है। अच्छा, दूसरा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर। वी को फाइंड करना है आपको। आपको चार्ज दिया है 5 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस दी है 1 नैनो फैरेड। हमें पता है V इक्वल टू क्यू ओवर सी होता है, क्योंकि ठीक है Q इक्वल टू सी भी हो गया ना, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको आप कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 फैरेड। तो वैल्यू विल बी 5 इंटू 10⁻3 वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्पस देखिए क्या है कैपेसिटर का, क्यों पढ़ रहे हैं हम कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज या फिर यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाइल स्टोरिंग द चार्ज इट आल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस ये चार्ज को भी स्टोर करने के टाइम आता है, या सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर होती है, ठीक है। इट कैन सेफली एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सिमिलरली अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को ये एब्जॉर्ब कर सकता है तो मींस रिलीज भी कर सकता है चार्ज। देखो ना, स्टोर क्यों कर रहा है चार्ज, क्योंकि हमें चाहिए होगा ना कहीं, ठीक है। और कैपेसिटर इज ए पैसिव डिवाइस। देखिए, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे फिजिक्स में, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होते हैं, ये पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर इज पैसिव कंपोनेंट। देखिए पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, विच डू नॉट जनरेट एनर्जी बट कैन स्टोर इट। जनरेट नहीं करेगा, स्टोर करेगा और डिसिपेट, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स आर द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन। जैसे रेजिस्टर है वो भी पैसिव है, इंडक्टर भी पैसिव है, कैपेसिटर भी पैसिव है, ट्रांसफार्मर भी पैसिव है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट जो सिर्फ स्टोर करता है, जनरेट नहीं करता है एनर्जी, उसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। और यूज ऑफ कैपेसिटर देखिए क्या हुआ, ऑब्वियसली कहाँ यूज होता है, फैंस में, मोटर्स में, वोल्टेज रेगुलेटर जो फ्रिज के ऊपर लगाते हैं ना, वोल्टेज को रेगुलेशन करने के लिए। अगर कम ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो फ्रिज खराब हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। एंड ऑल्सो रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स में यूज होता है। अब देखिए कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, स्टोर चार्ज। बैटरी क्या करती है, स्टोर चार्ज। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, कैपेसिटर और बैटरी में फर्क क्या हुआ। कैपेसिटर देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज देगा आपको एक ही टाइम, यही लिखा है ना, देखिए यहाँ पे कि अगर ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को ऑब्जॉर्व कर सकता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को रिलीज भी कर सकता है। लेकिन बैटरी में हमें बहुत थोड़ा जो है वो धीरे धीरे, जितना मर्जी ले लो वैसे तो आप करंट, पर धीरे धीरे मिलेगा। जैसे सपोज करो आपको 50 एम्पियर चाहिए, तो कैपेसिटर से बहुत लार्ज चार्ज फ्लो होगा तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें एकदम से इतना ज्यादा करंट नहीं मिलेगा। जैसे सपोज अपने फैन चलाना है, फैन क्या है, रेस्ट पे, स्टैटिक पोजीशन पे। जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन चला, तो फैन को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो वो करंट कहाँ से आएगा, कैपेसिटर से, बैटरी से नहीं आएगा, कैपेसिटर से आएगा। जैसे मोटर है, पानी की मोटर है, उसको चलाने के लिए स्टैटिक पोजीशन में है चार्जेस वहां, ठीक है। अब एकदम से हमें स्टैटिक पोजीशन से फ्लो कराना है चार्जेस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर से एकदम से ज्यादा चार्ज आएगा, एकदम से जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद करंट क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट मींस पोटेंशियल V इंक्रीजेस, तो जो चार्ज है, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, सो दैट कि ये जो कैपेसिटेंस है Q ओवर V ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे हर बार, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए। A parallel plate capacitor consists of two equally and oppositely charged plates, means इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, of equal area, देखिए एरिया शुड बी इक्वल, separated by some insulating material, means some distance through a dielectric। अब देखिए प्रिंसिपल देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है,
हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, ठीक है, और स्मॉल थिकनेस इन एयर। लेट अस से हम एक बी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट ए के पास लेकर आए हैं। अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट ए के पास लेके आए हैं। तो देखिए हमने मेथड्स ऑफ कंडक्शन पढ़ा था ना हमने, मेथड्स ऑफ चार्जिंग यूनिट 1 में, चैप्टर 1 में, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। अगर आपको पढ़ना है फिर से तो आप आई बटन पे हिट करके उसको देख सकते हैं। अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक प्लेट है ए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कंसीडर की हमने, और एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट बी को हम प्लेट ए के पास लेके आए, ठीक है। तो क्या होगा, इंडक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, इंडक्शन। अब देखिए ये क्या है, न्यूट्रल प्लेट है, अनचार्ज है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होंगे यहाँ पे। अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की साइड जो है वो अट्रैक्ट होंगे, मीन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इनर सरफेस पे, और आउटर पे पॉजिटिव। इंडक्शन होगी, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे चार्जेस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा, देखिए ना, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, मीन इस पे पोटेंशियल होगा, कोई अगर चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने, ये जो नेगेटिव चार्ज है अंदर की साइड, ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके पास और पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव भी है इस साइड। अब लेकिन होगा क्या, देखिए एक बार फिर सुनिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट के अंदर, ये क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट साइन है ना, हमें पता है पॉजिटिव हो चार्ज तो पोटेंशियल इज पॉजिटिव, नेगेटिव हो चार्ज तो पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो इसका पोटेंशियल होगा नेगेटिव यहाँ पे, तो जो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कैंसिल करेगा, मतलब कम करेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव साइड है प्लेट बी की, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा जो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और ये जो है ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के नजदीक है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्लेट ए से दूर है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके पास है, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है, पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया, हमारा काम है चार्ज को सेम रखना, चार्ज को कम नहीं होने देंगे हम, तो इसका मीन चार्ज भी कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल यहाँ कम हो गया तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या रखना है, सेम रखना है, ऐसा ही है ना, देखिए हमें इसको सेम रखना है, ठीक है। सेम रखने के लिए हमें इसको और चार्ज देना पड़ेगा, इट मीन्स और चार्ज देना पड़ेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। अब सपोज करिए, देखिए सपोज करिए कि हमने जो प्लेट बी को ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया, अब यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये प्लेट क्या हो गई फिर, नेगेटिव। तो इट मीन्स पॉजिटिव तो अब चला गया, हट गया, यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया, तो इट मीन्स नेट इफेक्ट क्या होगा कि प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले तो थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा था इसकी वजह से, अब सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो डिक्रीज होगा तो मीन्स हमें और चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, हमें कितना और चार्ज देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि चार्ज हमें सेम रखना है, तो और चार्ज देना पड़ेगा, मतलब हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम और चार्ज दे रहे हैं उसको, सो दैट कि जो पोटेंशियल है वो सेम रहे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कि लेट अस कंसीडर पॉजिटिवली कंडक्टिंग प्लेट ए ऑफ स्मॉल थिकनेस इन एयर, bring another uncharged conducting plate closer to B, so that negative charge is induced on the nearer face of the plate B and positive charge is developed on the farther plate of the B.
Now negative charge on the plate B tends to decrease the potential of plate A, while the positive charge of the B tends to increase the potential of plate A. But since negative charge is close to plate A, so the net effect will be that potential of the plate A will decrease. But we have to make the potential of plate A same जैसा था पहले, हमें वो same रखना है. It means more charge given to the plate A. That means capacity of plate A has been increased. कैसे increase हुई? By bringing a conducting plate B closer to it. तो यही तो देखिए principle है. कैपेसिटर का काम क्या है? टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज, टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज. ठीक है. और कैसे हो गया? हम जैसे ही एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास लेके आते हैं एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल कम हो रहा है. पोटेंशियल सेम रखने के लिए हमें इसको और चार्ज देना पड़ रहा है. तो और चार्ज देना पड़ रहा है तो मतलब हमने कैपेसिटी इसकी इंक्रीज कर दी. कैसे इंक्रीज कर दी? बाय ब्रिंगिंग ए कंडक्टिंग प्लेट क्लोजर टू इट. Now plate B is connected to earth, then positive charge of the plate will be neutralized by the electrons coming from the earth. ठीक है. मैंने पहले ही कहा है अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको यूनिट 1 में मैंने समझाया अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब देखिए सो द पोटेंशियल ऑफ A अगेन डिक्रीज्ड because only negative charge is there on the plate B. To make the potential A same, हमें और चार्ज देना पड़ेगा प्लेट A को. तो इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन दिस अरेंजमेंट. तो ये था प्रिंसिपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ठीक है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, और अगर उसमें हम मीडियम को एयर रखते हैं तब कैपेसिटेंस क्या होती है, और अगर हम एयर को किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी.